हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है और ये हमारे पास कंपलसरी पेपर है। पेपर का नाम क्या है? हमारे पास है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस और ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट में आज लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। और इसके अंदर हमारे पास बुक कौन से रहने वाला है? फंक्शनल एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में एक थ्योरम है। उससे पहले हम 2 थ्योरम कर चुके हैं। थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट लिखने से पहले आप एक बार पढ़िए थ्योरम को। क्या कहती है थ्योरम? हमारे पास है लेट x1 d1 एंड x2 d2। यस, x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मेट्रिक स्पेस एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2 इज प्रोडक्ट स्पेस देन इज ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड आया है हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, स्टार लगा के डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगा के आप टॉपिक लिखिए प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है भाई, आप टॉपिक लिखेंगे प्रोडक्ट स्पेस और कभी कभी इसको प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस भी बोल देते हैं। तो किसी थ्योरम में अगर ऐसे आ जाए प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों हमारे पास एक ही जैसी बातें हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है या प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस क्या होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, मेट्रिक स्पेस के पीछे प्रोडक्ट और करना यानी उसका गुणनफल और करना है। जैसे मैं अगर आपको छोटी क्लास की बात याद दिलाऊं, जैसे a इज इक्वल टू है हमारे पास 1 एंड 2 एंड b इज इक्वल टू है हमारे पास 3 एंड 4। तो मैं बोलूं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है या कार्तीय गुणनफल क्या होता था, तो अब हम करते थे a क्रॉस b। तब हम क्या करते थे? a क्रॉस b, यानी a टू b की चलना है तो 1 के साथ आ जाएगा 3, 1 के साथ आ जाएगा 3, 1 के साथ आ जाएगा 4, फिर 2 के साथ आ जाएगा 3 और 2 के साथ आ जाएगा 4 और 2 के साथ आ जाएगा 4 और फिर इनको एक सेट में ले लेते थे। ये हमारे पास पेयर वाइज होते थे जिसको हम क्या बोलते थे? एक प्रकार से 1 + 3 को हम 1 + 3 आइटा बोल सकते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4 मतलब 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, तो 2 क्रॉस 2 के बराबर ही हमारे पास क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन रूप हुआ करता था और इसको हम इस फॉर्मेट में लिखा करते थे। यहाँ हमेशा रियल पार्ट और यहाँ हमेशा इमेजिनरी पार्ट। तो आज हमें कहीं ना कहीं वही प्रोडक्ट करना है। तो मेट्रिक स्पेस आपके पास क्या होता था? देखो मेट्रिक स्पेस की मोटी मोटी डेफिनेशन क्या थी? D बिलोंग x क्रॉस x टेस्ट टू r, है ना भाई। मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? D सच दैट x क्रॉस x टू r। आज हमारे पास मान लिया 2 सबसेट है, एक x1 है और दूसरा x2 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? x1 क्रॉस x2। देखिए x की जगह क्या आ जाएगा? x1 क्रॉस x2, x1 क्रॉस x2 से r आ जाएगा। तो यही हमारे पास मेट्रिक स्पेस कहलाएगा, यही हमारे पास प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस ही कहलाएगा, यानी ये मेट्रिक स्पेस है। अगर x की जगह x1 क्रॉस x2 आ जाए तब वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मेट्रिक प्रोडक्ट स्पेस। तो आप प्रोडक्ट स्पेस भी बोल सकते हो, ये हिडन रहेगा। जैसे इस थ्योरम में प्रोडक्ट स्पेस नाम लिख के दिया है ताकि आप सीधा सीधा पहचान ना सको कि हमारे पास प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस की बात हो रही है, हालांकि आगे मेट्रिक स्पेस ही लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशंस में क्या लिखोगे कि माना x1 d1 एंड, देखिए अपन क्या करेंगे कि लेट कैपिटल X D बी ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, आज हमें 2 मेट्रिक स्पेस लेनी है तो अपन क्या करेंगे? लेट x1 d1 एंड x2 d2 बी 2 मेट्रिक स्पेस या R 2 मेट्रिक स्पेस। माना कि हमारे पास x1 d1 एंड x2 d2 हमारे पास क्या है? 2 मेट्रिक स्पेस। अब अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कि x1 क्रॉस x2 है, देखिए अगर ये हमारे पास x1 क्रॉस x2
कौन सा x1, एक मेट्रिक स्पेस वाला x1, दूसरी मेट्रिक स्पेस वाला x2। अगर इन दोनों का गुणनफल हमने x मान लिया और ऐसे डिनोट हो गया कि D बिलोंग x क्रॉस x2R, और ये हमारे पास डिफाइन हो जाए या हमारे पास ये मेट्रिक हो जाए, इज ए मेट्रिक। अगर ये हमारे पास मेट्रिक हो जाए तो ये प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। अगर ये हमारे पास मेट्रिक हो जाए तब एक्स डी क्या कहलाएगा। आप लिखिए पहले एग्जाम में कैसे डेफिनेशन लिखोगे। देन कैपिटल एक्स डी इज सेड टू बी या इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेस, और मेट्रिक प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेस या फिर प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस या फिर प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। अगर आपके पास ऐसे हो जाता है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस कहलाएगी। यस, ये हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस कहलाएगी। ठीक है, कहने का मतलब आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मेट्रिक स्पेस में क्या होता था कि अक्स क्रॉस अक्स से आर जाता था, अक्स क्रॉस अक्स से आर जाता था। आज हमारे पास दो मेट्रिक स्पेस ऑलरेडी पहले ही होनी चाहिए, एक x1 d1 और एक दूसरी x2 d2। तो अपन एक्चुअली इस अक्स की जगह ये लिखना चाहूंगा मैं x1 क्रॉस x2। ये क्रॉस ऐसा कैसा, अक्स की जगह सेम x1 क्रॉस x2। अगर ऐसा डिफाइन हो जाता है तब हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोडक्ट स्पेस। पर आपको इतना लंबा मैपिंग ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने x1 क्रॉस x2 को वापस कैपिटल x मान लिया है। देखो यहाँ देखो, लेट x1 क्रॉस x2 को हमने वापस किससे डिनोट कर लिया है, कैपिटल x से, ताकि आपके कंफ्यूजन जैसी भी स्थिति रहे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इज मेट्रिक देन x एंड d इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेस या प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। ठीक है, सपोज करो अगर मैं x नहीं लिखता, देखो डेफिनेशन तो हमारे पास यही रहेगी। अब एग्जाम में पूछेगा अगर डिफाइन प्रोडक्ट स्पेस, तब आपको ये लिखना है। मान लो अगर आप ये नहीं मानते, लेट x क्रॉस x1 नहीं मानते, तो यहाँ क्या आता, तो यहाँ आता d बिलोंग x1 क्रॉस x2 से x1 क्रॉस x2, x1 क्रॉस x2, और यहाँ क्या आता x1 क्रॉस x2 और d इज कॉल्ड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस, और d की जगह भी क्या आता, d1 क्रॉस d2 आ जाता है। मतलब एक ये d1 मैपिंग है और एक ये d2 मैपिंग है, पर दोनों मैपिंग को मिला के हमें वापस d रखना है। तो आपको लिखना है कि लेटे जो x1 क्रॉस x2 है उसको आपने x मान लिया। तब हमारे पास यदि ऐसी सिचुएशन हुई, अगर ये हमारे पास d बिलोंग x क्रॉस x2 वापस r चला गया, तब हमारे पास x d क्या कहलाएगा, एक प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा या फिर प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखनी है कि लेट x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मेट्रिक स्पेस। Let x is equal to x1 cross x2. If d belong x cross x tends to r is metric, then capital XD is called product space या product metric space। देखो अब हमारे पास थ्योरम में आइए, उससे पहले मैं दो छोटी छोटी और असमीकाएं लिखवाऊंगा या इनइक्वलिटीज लिखवाऊंगा। उससे पहले देखिए क्या लिखा है कि लेट कैपिटल x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मेट्रिक स्पेस एंड x इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2 इज प्रोडक्ट स्पेस। बताओ ये पूरी डेफिनेशन लिख दी कि नहीं लिख दी, कि यहाँ से लेट x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मेट्रिक स्पेस है एंड x इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2, तब ये क्या कहलाती है, प्रोडक्ट स्पेस। तो जब आपको थ्योरम में नाम दिखाई दे जाए प्रोडक्ट स्पेस है, समझ लेना कि ये वाला प्रोसेस है हमारे पास कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को करने से पहले आपने एक तो ये लिख लिया कि प्रोडक्ट स्पेस या प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। अब इसके नीचे इंपॉर्टेंट नोट लगाओ, यहाँ मैं आपको दो छोटी छोटी इनइक्वलिटीज लिखवाता हूँ। हालांकि आपका एमएससी प्रीवियस में इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर पढ़ा हुआ है, बट अब तक आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं परिवेश का कुछ मैटर याद दिलाता हूँ।
तो यहाँ हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज। ठीक है, यहाँ नोट लगा के लिखिए, नोट डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंट लगवा देता हूँ ताकि आपके याद हो जाए। ठीक है, इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज, शायद आप इनइक्वलिटीज नाम से समझ गए होंगे कि अगर कोई इक्वल होता है, देखो जैसे इक्वल होता है ax² + bx + c = 0, तो वो इक्वेशन कहलाती है, भले ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ग्रेटर 0 या लेस 0 या ग्रेटर इक्वल 0 या लेस इक्वल 0 ऐसे आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? इनइक्वलिटीज। भाई इक्वल आ गया इक्वेशंस कहलाता है, ग्रेटर या लेस आ गया तो ये क्या कहलाएगा? इनइक्वलिटीज कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये ग्रेटर लेस के क्या आएंगे? साइन साथ ही आएंगे, तो ही ये हमारे पास इनइक्वलिटी होगी। अब यहाँ हमारे पास दो प्रकार की इनइक्वलिटीज काम में लेंगे, एक तो प्रोडक्ट के लिए काम में लेंगे और एक सम के लिए काम में लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए नंबर 1 मिन्कोव्स्की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मिन्कोव्स्की। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, आप इसे कैसे भी बोल सकते हो। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी एमएससी प्रीवियस के फर्स्ट पेपर के अंदर यूनिट 5 जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे थे, उस वक्त ये प्रॉपर्टी या इनइक्वलिटीज आई थी। ये हमारे पास इनइक्वलिटी आई थी। तो हम ये एक तो पढ़ेंगे मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटीज और सेकंड पढ़ेंगे हम होल्डर की इनइक्वलिटीज। उससे पहले हम छोटी छोटी बातें लिखेंगे। लिखना कि अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हो, जैसे x1 हो, x2 हो, x3 हो, ये चले जाएं बिलोंग L⁻p स्पेस, ये चले जाएं L⁻p स्पेस एंड y इज इक्वल टू, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हो, y1, y2, y3 से लेके इन्फिनिटी तक चला जाए, ये भी हमारे पास एक L⁻p स्पेस हो। पी स्पेस में समझ जाना, एल हमारे पास एक स्पेस है, प्रोडक्ट के लिए कहीं ना कहीं ये लिए जाएंगे। ठीक है, तब हमारे पास नंबर 1 मिन्कोव्स्की। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है, कोस की मीनिंग सही लिखना भैया, KOW आएगा। ठीक है भाई, MINKOWSKI मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटीज आएगी, मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटीज आएगी। तब ये हमारे पास मिन्कोव्स्की इनइक्वलिटीज क्या कहती है? देखिए सिंपल सी एक बात है, उसी को हम समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है x + y, मेरे पास क्या है? x + y। अगर मैं इसके मॉडुलस का साइन लगाऊंगा तो आपको पता है x + y होगा। ये मैंने आपको लेक्चर्स 1 में ही बता दिया था कि प्लस होगा तो प्लस की तरफ मुंह ओपन होगा और यहाँ माइनस होगा तो माइनस की तरफ मुंह उसका क्लोज होगा, भले ही साइड में चाहे कैसे भी हो। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लूँ 1 2 3 या y1 y2 y3 के लिए, या मैं यहाँ i लगा दूँ तो ये किसके लिए आ जाएगा? xi और yi के लिए। और i को बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक चल सकते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। i = कहाँ से लेके चल सकते हैं हम? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं यही प्रॉपर्टी लिखनी है, इसी को इनइक्वलिटीज बोलते हैं। तो आप लिखोगे समेशन i इज इक्वल टू 1 to ∞, समेशन i इज इक्वल टू 1 to ∞, x i + yi, x i + yi। रुकिए एक बार, इसको इसके L⁻p स्पेस से भी जोड़ेंगे, आप उसके बाद लिखना। तो ये क्या हो जाएगा? समेशन i इज इक्वल टू 1 to ∞ x i प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to ∞ और मॉड्यूलस के अंदर yi, और मॉड्यूलस के अंदर yi। मतलब सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है, ये आपको खूब अच्छे से पता है कि अगर x + y का मॉड्यूलस लेते हैं तो ये x + y ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज वगैरह में समझाया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अब मैं अगर n तक जाना चाहूँ तो इसके i लगाया, इसके मैंने i लगाया, और i को बता दो, ये समेशन प्लस जा रहा है ना, समेशन i इज इक्वल टू 1 to ∞, समेशन i इज इक्वल टू 1 to ∞, समेशन i इज इक्वल टू 1 to ∞, हम ऐसा लिख चुके हैं। अब हमें इससे स्पेस से कनेक्ट करना है।
हमें यहाँ हमने लिया है l की पावर p स्पेस से कनेक्ट करना है। तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि देखो इसकी पावर p और पूरे की पावर 1/p, काट के देख लेना चाहिए, p से p कैंसिल होगा, वापिस यही बचेगा। यानी इसकी पावर p और पूरा समेसन सहित आएगा भाई 1 की पावर p, पूरा p और समेसन सहित आएगा 1 की पावर p। यही बताया था मिन्क्वेस्की नाम के साइंटिस्ट ने कि अगर ऐसे इनइक्वलिटीज हैं तो आप उसको पावर p की पावर 1/p की पावर p की पावर 1/p लगा के आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, l की पावर p स्पेस से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा होल्डर ने बताया, यस दूसरा हमारे पास होल्डर नाम के साइंटिस्ट थे, होल्डर इन इक्विलिटीज। ठीक है, होल्डर इन इक्विलिटीज ने क्या बताया कि जब ये प्लस के लिए चलते हैं ना तो आप डॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस, अगर ये प्लस के लिए चलते हैं तो आप डॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो लिखना मत, एक बार ये प्लस के लिए चलेंगे तो ये हमारे पास डॉट के लिए आ जाएगा। कैसे, अक्स आई डॉट वाई आई, देखिए अक्स आई डॉट वाई आई की पावर p और की पावर पूरे की पावर 1/p की पूरे की पावर 1/p। मैं एक बार बता रहा हूं, लिखना मत। ठीक है, तो प्लस की जगह हमने केवल डॉट लिया, ये साइन आई गया, ये इनइक्वलिटी को बताएगा, ये साइन भी इनइक्वलिटी को बताएगा। यहां भी आ गया समेसन i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी अक्स i की पावर p पूरे की पावर 1/p, और ये डॉट आ गया समेसन i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी वाई आई की पावर p पूरे की पावर 1/p की पूरे की पावर 1/p। यानी मिन्क्वेस्की जो इनइक्वलिटीज है उसी के अंदर प्लस हटा के डॉट कर दो, प्लस हटा के डॉट कर दो। और आपको पता है डॉट लिखना जरूरी नहीं है, अपने आप ये किस में माने जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर माने जाएंगे। ये बात दिया था होल्डर इन इक्विलिटीज ने। ये बात किसने दी थी भाई, होल्डर इन इक्विलिटीज ने। तो अब आप अपनी लास्ट क्लास पढ़ रहे हो लाइफ की एमएससी फाइनल, तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी कुछ बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। जैसे अगर ऐसे चलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 जाता है तो हम इसको इकट्ठा समेसन लगा के लिख सकते हैं। समेसन i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी एक्स आई। ठीक है भाई, इसको हम समेसन लगा के लिख सकते हैं कि हाँ एक बार 1 जाएगा, एक बार 2 जाएगा, एक बार 3 जाएगा और एक बार 4 जाएगा। तो चलो इसको तो हमने समेसन लगा के लिख दिया। ठीक है, इसको तो हमने समेसन लगा के लिख दिया कि i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी एक्स आई का मतलब एक्चुअली क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश डैश। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सीनियर स्टूडेंट हैं, मेरा बहुत पहले बताया हुआ है, अगर आपने एमएससी प्री अच्छे से पढ़ी है, हालांकि मैं ऐसी बातें बीएससी में ही बता चुका होता हूँ जब रियल एनालिसिस पढ़ते हैं। अगर ऐसे आ जाए डॉट के अंदर x1 डॉट x3 डॉट 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 डॉट, तब क्या आप समेसन लगाओगे, तब क्या आप ऐसे लिखोगे समेसन i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी? तो आपका आंसर होगा सर नो। क्यों? क्योंकि समेसन का मतलब सम में चलता है ना। तो चलो इतना तो पता है कि ये तो नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे क्या वो आपको पता नहीं है। तो मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट के लिए पाई आएगा, और पाई आएगा नहीं, आप ऐसे बोलोगे ऐसे i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। ठीक है, कुछ बच्चों को पता है, 5% बच्चों को मालूम है, बाकी को मालूम नहीं है। कि मतलब जब भी देखो, एक तो होता है पाई, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, ये जो अपने नॉर्मली काम में लेते हैं 3.14। आपको क्या लगाना है, ऐसे लगाना है ऐसे, इसको ये सिंबल आता है प्रोडक्ट का, ये अपने आप माना जाएगा समेसन का कि सम होते जा रहे हैं। समेसन मतलब सम 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 जुड़ते गए। ये सिंबल होता है प्रोडक्ट का, यानी मल्टीप्लाई होते चलेंगे, मल्टीप्लाई होते चलेंगे या गुणनफल होते चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी और एक्स आई, इसका मतलब x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अरे 4 बातें हैं, एक तो हम जोड़ते थे, देखो छोटी छोटी बातें बताऊं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एक होता है घटाते थे, इसको सब्सट्रैक्शन बोलते थे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते थे और फिर भाग देते थे, है ना। देखो सिंपल सी बातें बताता हूँ कैसे हमारे पास एमएससी आके लैंग्वेज चेंज हो जाती है।
एक तो हम बोलते थे जोड़ बाकी गुणा भाग, वो तो चलो टाइम गया कि ये जोड़ है, ये माइनस प्लस माइनस है, और ये मल्टीप्लाई है, और ये डिवाइड है। ये तो चलता है हमारे पास लगभग 12th क्लास तक, ठीक है। फिर जैसे ही आप एमएससी लेवल्स में आ जाते हो, इनका थोड़ा सा अट्रैक्टिव नाम हो जाता है कि आप देखो प्लस को ऐड मत बोलना, आप क्या बोलोगे, सम बोलोगे, ठीक है। माइनस को सब्सट्रैक्शंस मत बोलना, आप डिफरेंस बोल देना। इसको अपन क्या बोल देंगे भाई, डिफरेंस बोल देंगे। एक है आप मल्टीप्लाई मत बोलना, आप भैया प्रोडक्ट बोल देना, आप ही प्रोडक्ट बोल देना। और आप डिवीजन मत बोलना, आप क्वोशिएंट बोल देना, क्वोशिएंट बोल देना। जैसे आपने बीएससी में पढ़ा होगा तो विभाग ग्रुप नाम से एक हुआ करता था, तो G/H ऐसे लगाते थे हम, जो होता था G/H हिसाब से ही। तो बस फर्क यही है कि प्लस आए अब अपने एमएससी में सम बोलते चलेंगे, माइनस आए तो हम डिफरेंस बोलते चलेंगे, मल्टीप्लाई आए तो आप उसे प्रोडक्ट बोलते हुए चलना, और डिवीजन आए तो उसे क्वोशिएंट नाम आ जाएगा। ये शायद आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, बाकी ये तो मिल जाता है। चलो हाँ, प्लस माइनस बताना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को ध्यान रखना, गुणनफल, और ये तो देखो बातें वही हैं, बस सोच वही है, या रिश्ता वही है, सोच नहीं है कि अपन ऐसे बोल के ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास हमने क्या बोला, ये साइन किसका माना जाता है, समेशन का, सम यानी प्लस। इसको मैंने अभी क्या बोला, प्रोडक्ट का। देख लो चाहिए, प्रोडक्ट नाम चल रहा है, मतलब किस में चलेगा, मल्टीप्लाई के अंदर चलेगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रख गए, पता होगा, तो एमएससी बहुत ही इजी पेपर आपका बन जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे हार्ड वर्ड आके ऐसे लगता पता नहीं हमें क्या दे दिया, तो आप खुद ही बताइए। इस समेशन की जगह मैं क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट का साइन लगाऊंगा, और कैसे बोलूँगा, ये प्रोडक्ट है, I = 1 to इन्फिनिटी। यहाँ भी किसका साइन लगाएंगे भाई, प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे, और प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे कॉर्नर हिसाब से, ताकि ये प्रोडक्ट जैसा नजर आए, I = 1 to इन्फिनिटी। और यहाँ भी क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट लगाएंगे इस प्रकार से, I = 1 to इन्फिनिटी। मतलब पाई ऐसे होता है वी शेप में, और इसको आप अलग अलग कर देना, थोड़ा दूर दूर कर देना, ऐसे मत करना, ऐसे तो फिर पाई मान लिया जाएगा, थोड़ा दूर दूर कर देना। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक प्रकार से प्रोडक्ट स्पेस, समझ गए। तो बस होल्डर ने ये बताया, मिनक्यूएस की ने ये बताया, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। मिनक्यूएस की आ गया प्लस के लिए यानी सम के लिए, सम के लिए समेशन, समेशन एंड समेशन, और होल्डर ने बताया था प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ प्रोडक्ट। अब इसको L की पावर P स्पेस से कनेक्ट करना है। हमने वैसे एक नाम दे दिया कि एक प्रोडक्ट स्पेस में बहुत सारे पॉइंट हैं, L की पावर P से करना है, तो की पावर P, फिर पूरे के होल ब्रैकेट्स 1/P, फिर 1/P, P 1/P। तो आप ये छोटी छोटी दो प्रॉपर्टियां और ध्यान में रखोगे कि एक्चुअली हमारे पास मिनक्यूएस की इनइक्वलिटी क्या होती है, एंड होल्डर्स इनइक्वलिटी हमारे पास से क्या होती है। ये सिंबल्स आपको बुक में थोड़ा डिफरेंट टाइप में दिखेगा, तो ऐसे मत देखना कि अपन क्या कर रहे हैं। मतलब यही है, प्रोडक्ट का ओरिजिनल सिग्नेचर ये है, और समेशन का ओरिजिनल सिग्नेचर ये है, ठीक है। तो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है इस थ्योरम से पहले। एक तो मैंने प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन लिखवा दी, और छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज का मतलब हमारे पास क्या हो गया, देखो इनइक्वलिटीज का मतलब ये लेस के साइन आएंगे, लेस इक्वल के साइन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कोई रत्ती भर का अंतर है, प्लस की जगह डॉट आ गया, ये समेशन के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए। तो अब आप बिल्कुल तैयार हो अपने थ्योरम नंबर 3 को पढ़ने के लिए। तो अब आप दोबारा से थ्योरम 3 पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जानी पहचानी हुई नजर आएंगी। जैसे देखिए थ्योरम क्या कहती है हमारे पास से, लेट x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मेट्रिक स्पेस एंड x इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2। तो आप जान गए यहाँ तक कि हमारे पास ये क्या बन गया, एक प्रकार से प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन बन गई है ना। तब dxy इज इक्वल टू कुछ ऐसे दे रखा है और बोला है सिद्ध करो कि ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है, ठीक है भाई, कि ये गिवन है, गिवन के नाम पे ये है, प्रोडक्ट स्पेस है, dxy के नाम पे ये है, अक्स क्या है इधर, ये अक्स क्या है
x1 y1 प्रोडक्ट स्पेस क्या आ गया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट स्पेस के रूप में। ये y क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x2 y2 बिलोंग करेंगे कैपिटल x के अंदर, और कैपिटल X क्या है x1 क्रॉस x2, और सिद्ध करना है कि हमारे पास x डी है वो एक मेट्रिक स्पेस आ जाए। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि x डी हमारे पास क्या आ जाए, एक मेट्रिक स्पेस आ जाए। तो सबसे पहले आपने लेक्चर नंबर 1 में अगर आपने पढ़ के आए हो तो मैंने मेट्रिक स्पेस बताया था कि जैसे ही पूछे कि आपको मेट्रिक स्पेस क्या होता है, आपको 4 प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई करनी है। यस, 4 प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1 की डी एक्स वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। M2 प्रॉपर्टी क्या है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगी, और इस साइन को मैंने क्या बोला था, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। थर्ड थी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की x y को बदल के आप y x भी कर सकते हो। और चौथी प्रॉपर्टी थी ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज, जैसे यहाँ z ले लिया तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड और y। अगर ये चारों प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई होती हैं, और इसके अंदर d क्या था याद करो, x क्रॉस x टेस टू r, और इस d को अपन क्या लिखते थे, डी एक्स वाई, और एवरीवेयर एक्स वाई किस में जाने चाहिए, रियल नंबर के अंदर जाने चाहिए। ये हमारे पास लेक्चर्स 1 का छोटा सा पार्ट था, वो लेक्चर्स हमारे पास लगभग 78 मिनट के आसपास का बन गया था। तो उसके अंदर इसमें ही समझाने में काफ़ी वक्त लग गया था कि जब जब आपके पास एग्जाम में मेट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए पूछे, उस वक्त हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टी कि ग्रेटर इक्वल 0 होती है, इक्वल 0 होती है ये दी, और केवल ये दिया इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, और ये ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी होती है, z है y z टू z y। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास इस थ्योरम का हम प्रूफ स्टार्ट करें। हमें एक एक स्टेप्स बाय स्टेप्स इसका ध्यान रखना है। तो क्या दिया है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, जैसा जैसा दिया है आप लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेप्स अपनी चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं मेरी लैंग्वेज चेंज करूंगा नहीं। ठीक है, ताकि आप एक के बाद एक थ्योरम को अच्छे से समझ सको। इट इज गिवन दैट x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मेट्रिक स्पेस, आर टू मेट्रिक स्पेस। ये हमें दे रखा है कि ये 2 मेट्रिक स्पेसेस है, एंड x इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2, और इसको छोटा क्रॉस लिख देना, x1 क्रॉस x2 इज प्रोडक्ट स्पेस, इज प्रोडक्ट स्पेस। अब आप प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जानते हैं, अगर ये प्रोडक्ट स्पेस है तो आप बोल सकते हो i.e. D बिलोंग x क्रॉस x2 R इज मेट्रिक या मेट्रिक स्पेस। अब आप बोल सकते हो तब ये हमारे पास है D बिलोंग x क्रॉस x2 R इज मेट्रिक स्पेस, और एक्चुअली x की जगह क्या है, x1 क्रॉस x2, एक्चुअली x की जगह क्या है, x1 क्रॉस x2। ठीक है, तो यहाँ तक हमने गिवन काम में ले लिया कि x1 d1 मेट्रिक स्पेस थे, 2 x इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2 था, और ये हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस आ गया। और अगर प्रोडक्ट स्पेस आ गया तो ये प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से D बिलोंग x क्रॉस x टेस टू R इज ए मेट्रिक स्पेस। ओके, कहने का मतलब एक तो हमारे पास ये आ गया, और ये अपने आप ही x और y R के अंदर जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ छोटी छोटी 4 प्रॉपर्टी मेट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई करनी है। बताइए इसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ है, उसको भी देखिए। देखिए इसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ है, डी एक्स वाई एंड ऑल्सो गिवन दैट, ये भी भाई दिया हुआ ही है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। एंड ऑल्सो गिवन दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। एवरीवेयर x बिलोंग करता है
एवरीवेयर ये जो अक्स है ये एक्चुअली क्या है, x1 एंड y1, एंड जो y है ये क्या है हमारे पास x2 और y2, ये भी कैपिटल X में जा रहा है और y भी कैपिटल X में जा रहा है, ऐसा हमें दिया हुआ है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, कैपिटल XD इज ए मेट्रिक स्पेस, इज ए मेट्रिक स्पेस। और हकीकत क्या है, आपको ये प्रूफ करना है x1 क्रॉस x2D इज ए मेट्रिक स्पेस। क्यों, x बराबर क्या दे रखा है, x1 क्रॉस x2, x बराबर क्या दे रखा है, x1 क्रॉस x2। ठीक है, तो ये हमारे पास dxy की डेफिनेशन दे दी कि अगर ये इस प्रकार से डिफाइन है तब आप बताइए भाई क्या ये xD के लिए मेट्रिक स्पेस है। तो हमें ऐसे 1 by 1 करके हमें एक एक प्रॉपर्टी को क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, इसे काटेंगे नहीं, आप ऐसे ही समझ जाना। ठीक है भाई, इसे काटेंगे नहीं। देन dxy इज इक्वल टू d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर। तो अब मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की 3, 6, 9 लाइन तो आप ऐसे ही देख के लिख दोगे कि ये हमें दिया हुआ है मेट्रिक प्रोडक्ट स्पेस है, तो ये प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मेट्रिक स्पेस होना चाहिए। ये ऑल्सो गिवन दैट है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। मान लो अगर आपके थ्योरम में कुछ भी नहीं आ रहा, तो अगर आपको प्रोसेस जानते हो कि किसी भी थ्योरम को कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो आप बड़े ही आसानी से 7-8 लाइनें तो लिख ही दोगे। तो कम से कम ऊपर से 25-30% तो जुगाड़ हुआ, छोटी छोटी डेफिनेशन याद भी रह जाएंगी फिर कि कहाँ क्या करना है, अप्लाई क्या करना है, और टारगेट क्या है, मेट्रिक स्पेस लाना है। तो हमें M1 का मतलब मेट्रिक स्पेस की कंडीशन नंबर 1, ये सब मैंने लेक्चर 1 में बताया है। M2 यानी मेट्रिक स्पेस की कंडीशन नंबर 2। ऐसे हमें 4 प्रॉपर्टियाँ सेटिस्फाई करनी हैं, या 4 कंडीशन से सेटिस्फाई करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक प्रॉपर्टी। इक्वेशंस 1 का आप रखना ध्यान। ठीक है भाई, आप इक्वेशंस 1 का रखना ध्यान। क्या है हमारे पास इक्वेशंस 1, रूट के अंदर d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाई करनी है, तो मैं लिख सकता हूं M1 प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो सिंस x1, आप तो ऐसे लिख देना कि हमें यह दिया गया है कि x1 d1 एंड x2 d2, x1 d1 एंड x2 d2 आर मेट्रिक स्पेसेस, आर मेट्रिक स्पेसेस। सो अगर x1 d1 x2 d2 मेट्रिक स्पेस है, तो इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप जानते हैं कि dxy ग्रेटर इक्वल 0 होती है, एंड इसके लिए भी dxy ग्रेटर इक्वल 0 होती है। इसके लिए भी हमारे पास dxy ग्रेटर इक्वल 0 होती है। अरे ऐसे देखो, ये मेट्रिक स्पेस है x और d, तो इसके अंदर पहली कंडीशन क्या है कि dxy ग्रेटर 0, और एवरीवेयर एक्स वाई किस में जाते हैं, कैपिटल एक्स के अंदर जाते हैं। भैया तो सभी के अंदर एक्स वाई किसके अंदर जाएंगे, कैपिटल एक्स के अंदर जाएंगे। अब मेरे पास सबसे पहले क्या आ गया, x1 और d1 आ गया। सबसे पहले क्या आ गया, x1 और d1 आ गया। x1 और d1 के लिए क्या आ जाएगा, d की जगह क्या रख दूं, d1, तो ये क्या आ जाएगा x1 और y1, और ये क्या आ जाएगा d2 x2 और y2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया कि केवल और केवल इनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाई है। फर्स्ट में फर्स्ट लगाएंगे, सेकंड में इनकी सेकंड लगाएंगे, थर्ड में थर्ड लगाएंगे, एंड फोर्थ में फोर्थ लगाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि ये दिया हुआ है, देखो लेट x1 d1 एंड x2 d2 आर 2 मेट्रिक स्पेसेस, ये मैंने काट दिया वो अलग बात है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो xd था तब तो सिंपल थे, 1 1 के लिए चला, इधर 1 लगाया, x1 y1 किस में बिलोंग करेंगे, x में, तो इधर ये भी लिख सकते हो एवरीवेयर x1 y1 किस में बिलोंग करेंगे, इस सेट x1 में,
और इसके x2 y2 किस में बिलोंग करेंगे, सेट x2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन से 1 एंड 2, इनको दोनों को आप इक्वेशन से 2 मान लो, इसको और इसको। तो ये क्या बचेगा भाई, dxy, और ये क्या आ जाएगा रूट के अंदर d1। देखो ध्यान से देखना एक बार, चलो बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज से ही लिखते हैं, ठीक है। यही बात मैं वापस लिखूंगा, अच्छे से इक्वेशंस वगैरह मान लेते हैं अपन कि अगर हमारे पास ऐसे हैं कि x1 d1 एंड x2 d2 आर मेट्रिक स्पेस, सो d1 x1 y1 इज इक्वल टू 0, एवरीवेयर x1 y1 बिलोंग करेंगे कैपिटल x1 के अंदर, एंड d2 x2 y2 इक्वल 0, एवरीवेयर x2 y2 किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल x2 के अंदर। किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल x2 के अंदर। अब सोचो अगर ये 0 है तो मैं दोनों का होल स्क्वायर 0 कर सकता हूं क्या, इसका होल स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर किया, 0 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका भी होल स्क्वायर कर लो, d2 स्क्वायर x2 y2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं रूट के अंदर इक्वेशंस 1 की हेल्प से, तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया x1 y1, ये भी लेफ्ट साइड ऐड किया, इसका हमने लेफ्ट साइड ऐड किया x2 y2, तो ये आ गया 0 प्लस 0। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन नाम नहीं देना है डायरेक्ट। अब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लगा लीजिए, आप दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर रूट ही लगा लीजिए। पहली कंडीशन में इक्वल 0 नहीं भी, ग्रेटर इक्वल 0 होते हैं। ये क्या होते हैं भैया, ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। कंडीशन से लगाओ, ये ग्रेटर इक्वल 0 होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ही रूट के अंदर d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2, ये क्या आ गया भाई, ग्रेटर इक्वल 0 आ गया। अब इक्वेशन 1 की हेल्प लीजिए, इसके बराबर मैं क्या रख सकता हूं, dxy, तो हमारे पास dxy क्या आ गया, ग्रेटर 0, और एवरीवेयर x बराबर एक्चुअली क्या था, x1 y1 और x2 y2। तो ये था x1 y1 जो x के अंदर बिलोंग कर रहे थे, और यहाँ हमारे पास स्मॉल x2 और y2 थे जो बिलोंग कर रहे थे x के अंदर, और x क्या है, कैपिटल x1 क्रॉस x2। और अगर ऐसे आ गया dxy ग्रेटर 0 तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हुई, तो हम बोलेंगे सेटिस्फाई कंडीशन M1, मतलब मेट्रिक स्पेस की पहली कंडीशन हमारे पास से सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि एक तो देखो भाई x1 y1 एक तो x1 d1 हमारे पास क्या है, मेट्रिक स्पेस है, दूसरा हमारे पास क्या है, x2 d2 मेट्रिक स्पेस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, x1 d1 मेट्रिक स्पेस है एंड x2 d2 मेट्रिक स्पेस है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये कंडीशन तो हो गई, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सेकेंड कंडीशन क्या है, dxy बराबर 0 होना चाहिए यदि और केवल यदि x बराबर y, 0 नहीं आएगा। सेकेंड कंडीशन देखो लेक्चर सुनने में लिखी होगी, dxy इक्वल 0 आना चाहिए यदि और केवल यदि x बराबर y। तो अब आप यहां लिखेंगे वापिस से सेकेंड कंडीशन M2, ठीक है भाई। अब हम यहां लिखेंगे वापिस से कंडीशन सेकेंड M2 में क्या बोलेंगे कि सिंस x1 d1 एंड x2 d2 आर मेट्रिक स्पेस, सो इसकी सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, ठीक है। अब हम वापस बोलेंगे M2 कंडीशन, तो इनकी भी M2 कंडीशंस लगाएंगे, यानी 1 वाले हिस्से में 1 की लगा देंगे, 2 वाले हिस्से में 2 की लगा देंगे, थर्ड वाले हिस्से में थर्ड लगा देंगे, और फोर्थ वाले हिस्से में अपन फोर्थ लगा देंगे, और लास्ट में बोल देंगे कि ये जो x और d है ये वास्तव में हमारे पास क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा लास्ट में, x एंड d आर ए मेट्रिक स्पेस। तो हमने बोल दिया कि अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो इनकी सेकंड कंडीशंस क्या होगी, तो इनकी सेकंड कंडीशन क्या होगी, dxy इज इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि x इज इक्वल टू y, ठीक है। 1 के लिए आ जाओ, d1 x1 y1 एंड
D2 के लिए आ जाओ, D2 x2 y2 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x2 इज इक्वल टू y2। और ये अपने आप लिख देंगे एवरीवेयर x1 y1 किस में जा रहे हैं, कैपिटल X में। एवरीवेयर x2 y2 किस में जा रहे हैं, कैपिटल x2 में। ये जाएंगे x1 में और ये जाएंगे हमारे पास है x2 में। हमें अब क्या प्रूफ करना है भाई, dxy इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, dxy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप इक्वेशन 1 की हेल्प ले लो। इक्वेशन 1 क्या कहता है हमारे पास है, dxy इज इक्वल टू रूट के अंदर d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। ठीक है, उससे पहले देखिए अब हमारे पास चूंकि इधर से देखिए अपन क्या बोलेंगे कि चूंकि हमारे पास d1 x1 y1 क्या है, 0 है। कब, यदि और केवल यदि x1 बराबर y1, यदि और केवल यदि x1 बराबर y1। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं दैट इंप्लाइज d1 स्क्वायर x1 y1, d1 स्क्वायर x1 y1 बराबर 0। इसका होल स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली d2 स्क्वायर x2 y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इंप्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर। तो इसको आप यहीं लिखेंगे। ठीक है, और लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बताएंगे इसको, छोटी छोटी स्टेप्स अपन नहीं बताएंगे, क्योंकि हम यहीं से समझ गए कि अगर dx1 y1 0 है तो इसका होल स्क्वायर भी क्या होगा, दोनों साइड से 0 होगा। इसलिए आप इसे दोनों को इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। इक्वेशन नंबर 2 में ये भी शामिल है, इक्वेशन नंबर 2 में ये भी शामिल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, दैट इंप्लाइज, देखो dxy है तो ये हमारे पास इसके बराबर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0, और इसके बराबर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0। तो हम लिखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाई करनी है, dxy इज इक्वल टू 0। मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाह रहा हूँ, अदरवाइज हम बहुत बड़ी स्टेप्स हो जाएगी कि इसका होल स्क्वायर दिखाओ, फिर इसका होल स्क्वायर दिखाओ, इधर से स्क्वायर दिखाओ, इधर से स्क्वायर दिखाओ। हमने बोल दिया कि dxy इज इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि इज इक्वल टू 0, मतलब यही dxy बराबर 0 है, यही dxy बराबर 0 है, और हमें लेके आना है x बराबर y। तो ये dxy किसके बराबर है, इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो मैंने लिखा है नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ जाएगा हमारे पास है d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस ये आ जाएगा d2 स्क्वायर x2 y2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास d स्क्वायर x2 y2। अब दोनों साइड का आप होल स्क्वायर कर लीजिए, ये तो चलता रहेगा ऐसा कैसा, d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2, बोथ साइड स्क्वायर किया तो 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या कहती है भाई कि d1 स्क्वायर x1 y1 बराबर 0 होगा। देखिए ध्यान से कि d1 स्क्वायर x1 y1 ये 0 है, तो दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 होगा। पर कब, तो हम यहां बोलेंगे कि चूंकि d1 x1 y1 इज इक्वल टू 0 एंड d2 x2 y2 इज इक्वल टू 0, और ये 0 कब है, जब मेरे पास x1 बराबर y1 है एंड x2 बराबर y2 है। तो आप लिखेंगे ये बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ x1 बराबर y1 एंड x2 बराबर y2, और ये सेम लिखते आओगे, ये आप सेम टू सेम लिखते आओगे, dxy बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ लिखोगे लास्ट में x बराबर y, आप तो डायरेक्ट लिख देना dxy बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ xy बराबर 0, और कंडीशन सेकंड हमारे पास है प्रूफ हुई, और कंडीशन सेकंड हमारे पास है प्रूफ हुई। ठीक है, तो यहीं से समझ जाएंगे ये 0 तभी होगा यदि x1 बराबर y1, ये 0 तभी होगा यदि x2 बराबर y2, और x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर है। सपोज कीजिए x1 y1 के बराबर है यानी x है, x2 y2 के बराबर है यानी y है, और x बराबर y। ये एवरी इक्वेशंस 1 की कंडीशंस में ही दिए हुए हैं। ओके,
तो ये हमारे पास से सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। अब आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। बताइए, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x और y को आप आपस में बदल दीजिए। तो ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हम लिखेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि यदि x1 d1 एंड x2 d2 अगर हमारे पास से टू मेट्रिक स्पेस हैं, यदि हमारे पास x1 d1 एंड x2 d2 टू मेट्रिक स्पेस हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, dxy बराबर है dyx एंड dxy किसके बराबर हो जाएगा, dyx के। ठीक है, और एवरीवेयर आपको पता ही है xy किस में जाएंगे एंड xy किस में जाएंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी के बाद अपन आ चुके हैं हमारे पास मेट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। तो बताइए हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, xy को आप yx कर देंगे। 1 के लिए चल रही है तो dx1 dy1 x1 और एवरीवेयर x1 y1 बिलोंग करते हैं x1 के अंदर। ये d2 के लिए चल रही है तो x2 y2 आ जाएगा। एवरीवेयर x2 y2 किस में जाएंगे, सेट x2 के अंदर जाएंगे। तो 1 में d1 लगाओगे, x में d2 लगाओगे, दोनों को मिक्स हमने मान लिया इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है, दोनों को हमने मिक्स मान लिया इक्वेशंस नंबर 3। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या कहती है भाई, देखो कि जो dxy है वो तो आपके पास ऐसे है d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 एंड y2। आप सपोज करो dx1 y1 के बराबर है, अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हो इनका, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, d1 स्क्वायर y1 x के। अरे अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, d1 स्क्वायर y1 x1 के। ये किसके बराबर आ जाएगा, y2 x2 के। हालांकि आपको लगाना नहीं है, केवल समझना है। यहाँ स्क्वायर कर दिया तो ये किसके बराबर आ गया, y1 x1 के। यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो ये किसके बराबर आ गया, y2 x2 के, है ना। तो अपन बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिला कि इसके होल स्क्वायर की वजह से तो y1 x1 लिख दिया गया, और इसके होल स्क्वायर यहाँ आपको काट देना है, केवल समझने के लिए लगाया है मैंने। यहाँ होल स्क्वायर के लिए आ जाएगा d2 स्क्वायर y2, और मतलब x2 y2 किस में चले गए, y2 x2 के अंदर चले गए। अब वापस इक्वेशन 1 लगाओ कि x1 y1 की जगह y1 x1 है, x2 y2 की जगह y2 x2 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह y की जगह x, यूजिंग इक्वेशन फिर से 1। और यही प्रॉपर्टी हमारे पास है सेटिस्फाई हुई एवरीवेयर। साथ साथ ये लिखते आना भाई, हर बार क्या लिखोगे, एवरीवेयर x इज इक्वल टू x1 y1 बिलोंग x के अंदर एंड y इज इक्वल टू x2 y2 बिलोंग x के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो इसे x1 x2 लिख के और फिर x1 क्रॉस x2 को वापस x बोल सकते हो। ठीक है, फिर ऐसे बोल सकते हो कि हाँ x y है वो बिलोंग करेगी x के अंदर, पर आप रहने देना, जैसा हमें थ्योरम दिया है उतने में से काम चला लेंगे। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ गई, dxy इज इक्वल टू dyx, dxy इज इक्वल टू dyx। ठीक है, अब हमारे पास बच गई है फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज के लिए आती है। ठीक है भाई, ये हमारे पास बच गई है फोर्थ प्रॉपर्टी, जो हमारे पास है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के लिए आती है। तो अब हम लिखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी 4 को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि x y के अलावा एक तीसरा एलिमेंट z और आ जाता है, जो z भी किस में जाता है, x में जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ 1 बाई 1 करके करते हैं। अगर ये मेट्रिक स्पेस है और ये मेट्रिक स्पेस है तो चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, dxz dxy प्लस d, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ अगर z आ गया तो ये z और y आएगा।
ठीक है। एवरीवेयर एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं किसके अंदर, एवरीवेयर एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं सेट एक्स के अंदर।